नमस्कार, 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज वर्मा साहब, आपका 14 के चक्रव्यूह में बहुत बहुत स्वागत है। देश में अभी चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं और इस बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कोई अपनी सरकार तक बनाने के लिए अभी से ही विचार विमर्श में लग गई है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो इसने तो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने की बात शुरू कर दी है और यह भी तय शुरू कर दिया है कि कौन कौन मंत्रिमंडल किसके पास होगा। अगर वाकई में एनडीए की सरकार बनी तो किस नेता या कौन सी सहयोगी पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इस पर भी चर्चा होने लगी है। क्या बीजेपी का यह सपना सच होगा? 14 के चक्रव्यूह में आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। इस बार हो रहे आम चुनाव के अभी दो चरण बाकी हैं, लेकिन अभी से ही सरकार बनाने की कवायद की जाने लगी है। बीजेपी को लगने लगा है कि चुनावी नतीजों के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने सरकार बनाने का खाका खींचना भी शुरू कर दिया है। जब चुनावी समर में ही कोई सरकार बनाने की कवायद में जुट जाए तो इसे क्या कहेंगे आप? जी हां, इसे आप जिस अंदाज में लें, पर है सच। बीच चुनावी राह में मंजिल तक पहुंचने का यकीन इस बात को स्पष्ट करता है कि या तो जीत का यकीन पुख्ता है या फिर अति उत्साह ने राह से भटकने का रास्ता साफ कर दिया है। हमेशा की तरह इस बार भी हो रहे आम चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी न सिर्फ दावा कर रही है बल्कि अगली सरकार बनाने का वादा भी कर रही है। उसे यकीन हो चला है कि केंद्र में अगली सरकार उसके नेतृत्व में एनडीए की ही बनेगी और इसी यकीन ने बीजेपी को यहां तक सोचने के लिए उत्साहित कर दिया है कि उसकी सरकार में कौन कौन से मंत्रालय किसे दिए जाएंगे। बीजेपी ने इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के ब्यूरोक्रेट्स का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। अब जरा इस तरफ भी ध्यान दिया जाए कि अगर वाकई में केंद्र में अगली सरकार एनडीए की बनी तो किसे कौन सा अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम राजनाथ सिंह का आता है। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। विदेश मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय यशवंत सिन्हा को दिया जा सकता है। हालांकि यशवंत सिन्हा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद को दी जा सकती है, तो वहीं वित्त मंत्रालय का पदभार अरुण जेटली को दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सुषमा स्वराज को दिए जाने के बारे में भी चर्चा की जा रही है। और अगर रेलवे मंत्रालय की बात की जाए तो ये भी चर्चा है कि रेलवे जैसा अहम मंत्रालय बीजेपी अपने सहयोगी को दे सकती है। इसमें टीडीपी को आगे माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई मंत्रालयों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसे तो हम महज अटकलें ही मान सकते हैं, क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते उस वक्त तो पूरे यकीन के साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगली सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में मंत्रालय तक की बात करना सिर्फ एक अनुमान ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी नहीं, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो लोकसभा के 9 चरणों के चुनाव होने हैं, जिसमें से 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जीत का दावा कर रही हैं और केंद्र में सत्ता पर काबिज होने का भी दावा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता को पाने का जो सपना है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और कहीं ना कहीं मंत्रालय किस तरीके से होगा उसका भी एक खाका खींच लिया। मनोज वर्मा साहब, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए अनूप, अभी मुझे लगता है जल्दबाजी है इस तरह की चर्चा करना कि बीजेपी में कोई मंत्री कौन सा बनेगा, मंत्रालय कौन सा नेता कौन सा लेगा,
इस पे कोई चर्चा हुई होगी। व्यक्तिगत रूप पे कोई कुछ सोच सकता है या कोई अटकलें हो सकती हैं, मीडिया में हो सकती हैं, राजनीतिक गलियारों में लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अभी पहला जो एजेंडा बीजेपी का है या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का है वो बहुमत कैसे पाया जाए, 272 का लक्ष्य कैसे पाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस उसी पे कर रही है। लेकिन मनोज वर्मा साहब, ये दरअसल जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि बीजेपी के अंदर खाने अब इस बात पर चर्चा होने लगी कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंत्रालयों का जो है गठन किस तरीके से करेंगे, कौन किसे मंत्रालय मिलेगा। पिछली बार जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में, तब भी इस तरीके की चर्चा हुई थी। सवाल यह है कि ये इस तरीके की चर्चा को आप किस तरीके से देखते हैं, जो चर्चा शुरू हो गई कि मंत्रालय को लेकर अभी से? देखिए, जिस तरह से देश के में जो सर्वेक्षण हुए हैं और जिस प्रकार से संकेत आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अगली सरकार केंद्र में मोदी सरकार हो सकती है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बना सकता है। अब चूंकि एक संभावना इस प्रकार की अधिक लग रही है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, स्वाभाविक बात है जब संभावना अधिक लगती है तो चर्चा भी अधिक होती है कि भाई कौन सा नेता कौन सा मंत्री बनेगा। लेकिन सरकार बनना, मंत्रालय मिलना, मंत्री बनना, यह सब कुछ परिणाम आने के बाद तय होता है। इसलिए अभी कोई कानाफूसी हो सकती है, बिल्कुल परिणाम आने के बाद ही तय हो सकता है। अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। लेकिन ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में एक प्रकार से गॉसिप भी कही जा सकती हैं, एक प्रकार से चर्चा भाई कि फलाना नेता फलाना बनेगा, इस तरह की होती रहती हैं। नहीं मनोज वर्मा साहब, अगर गॉसिप्स की ही बात करें, अगर आपने जिस तरीके से कहा, अगर ये चर्चा चल ही पड़ी है तो अगर बीजेपी सत्ता में आती है, एनडीए सत्ता में आती है और सरकार मोदी के नेतृत्व में अगर बनती है, तो जो गृह मंत्रालय का जो पद है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही होगी। बड़ा महत्वपूर्ण पद है, हालांकि अभी बात करना बड़ा बेमानी है, लेकिन फिर भी आप ये इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं, गृह मंत्रालय कौन बन सकता है? देखिए, अभी मंत्रालय को लेकर तो मैं चर्चा उचित समझता नहीं कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। जहां तक मेरी जानकारी है, देखिए पार्टी में तमाम सीनियर नेता हैं जो वाजपेयी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे। अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, राजनाथ सिंह स्वयं है। राजनाथ सिंह संगठन में रहेंगे या सरकार में जाएंगे, ये भी राजनाथ सिंह या संगठन तय करेगा। अच्छा, फिर उसके अलावा पीयूष गोयल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, तमाम इस तरह के नए नेता हैं कि जो सरकार बनेगी उसमें किसे क्या मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी बहुत जल्दबाजी है, इस पे चर्चा करना जल्दबाजी है। ये व्यक्तिगत रूप पे तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि सरकार बनेगी, मैं फलाना मंत्रालय मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब तक परिणाम ना आ जाए सामने, उसके बाद मुझे लगता है परिणाम आएंगे, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद कई और दौर की बैठकें होंगी। एनडीए के साथ भाजपा के नेता बैठेंगे या किसी और की सरकार, मान लीजिए कांग्रेस तीसरे मोर्चे की सरकार बनाए या तीसरा मोर्चा सरकार बनाए, तो वो भी घटक दलों के साथ बैठक करेगा। तो ये चुनाव परिणाम के बाद की प्रक्रिया है। नहीं, वो बिल्कुल चुनाव परिणाम के बाद की प्रक्रिया, और जो संवैधानिक तरीका होता है किसी भी पार्टी का, उसी प्रक्रिया के तहत जो इन सारी चीजों का चयन किया जाएगा और किसे कौन सा मंत्रालय, किसे कौन सी जिम्मेदारियां दी जाए। लेकिन चूंकि हम इसे जो गॉसिप्स चल पड़ी है, जो बीजेपी के अंदर खानों में जो खबरें निकलकर बाहर आने लगी हैं, मीडिया में आने लगी हैं, उसको आधार बनाकर आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा गृह मंत्रालय के नाम पर किसका नाम का ऐलान हो सकता है या कौन वो संभावित चेहरे हो सकते हैं, या रेल मंत्रालय अब तक ये देखा गया है कि वो सहयोगियों के पास ही रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा या रेल मंत्रालय बीजेपी संगठन किसी दूसरे सहयोगी दल को देगी या मतलब पासवान अब एनडीए के साथ हैं, पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं। हो सकता है पासवान को कुछ और मिले। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सरकार होगी, देखिए इस बार अगर हम बीजेपी की राजनीति को देखें तो हम बेहतर अनुमान लगा पाएंगे कि भावी सरकार कैसी बनने वाली है। बीजेपी के टिकट बंटवारे में देखिए तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी इच्छा अनुसार टिकट पाने की और अपनी इच्छा अनुसार सीट पाने की कोशिश की, लेकिन उनको वही करना पड़ा जो संगठन ने तय करा। तो बीजेपी के नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि जो संगठन तय करेगा उस व्यक्ति की वही भूमिका रहेगी। लेकिन संगठन ने तो तय कर दिया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। तो संगठन ने तय कर दिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन संगठन ने अभी गृह मंत्री कौन होगा ये तो तय नहीं किया ना। अभी कौन रक्षा मंत्री होगा ये तो तय नहीं किया है ना। कि रेल मंत्रालय पासवान को देंगे ये तो तय नहीं किया है ना। ये संगठन तय करेगा। और मैं यही कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव अगर देखें, जिस तरह से बीजेपी ने टिकटों का वितरण किया, आडवाणी जी भोपाल चाहते थे लेकिन उन्हें लड़ना वहीं पड़ा जहां संगठन ने चाहा। मुरली मनोहर जोशी को वहीं से लड़ना पड़ा जहां संगठन ने तय करा। लालजी टंडन को लखनऊ की सीट छोड़नी पड़ी क्योंकि संगठन ने तय करा। बीजेपी में इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगठन जो तय कर रहा है
वो ही मानना पड़ेगा। अब हो सकता है कुछ वरिष्ठ नेता सरकार में ना हो, संगठन में हो, या सरकार संगठन दोनों जगह से बाहर हो। लेकिन मनोज जी, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर संगठन तब तय करेगा जब बीजेपी 272 प्लस में जाएगी। अगर बीजेपी 200 तक में सिमट जाती है और उसे अन्य सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती है, तब सरकार की स्थिति कैसी होगी और तब उसकी तस्वीर कैसी होगी। और जिन महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मैं बात कर रहा हूं, क्या उन पर कुछ सौदेबाजी की भी उम्मीद आपको दिखाई देती है? देखिए अनूप, ये जो चर्चा शुरू हुई है सरकार को लेकर, वो इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब मुश्किल से 16 मई करीब आ गई। बिल्कुल 2 चरणों का चुनाव और बाकी रह गया है। स्वाभाविक बात है कि देश में एक मोदी के लहर मानी जा रही है, या कुछ लोग नहीं मानते हैं उसको। उस लिहाज से एक चर्चा भाजपा के नेताओं में हो रही है, और वो व्यक्तिगत स्तर पे हो रही है चर्चा। वो लोग अपने अपने हिसाब से भावी कल्पनाएं कर रहे हैं कि अगर ऐसा मंत्रिमंडल होगा तो ऐसा होगा, उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा। लेकिन मैं, जितनी मेरी जानकारी है, जितने मेरे सूत्र हैं, उनके अनुसार भाजपा में संगठन स्तर पर अभी कौन व्यक्ति क्या बनेगा ये तय नहीं है कम से। लेकिन सुखबुगाहट तो ये अंदर खानों में सुखबुगाहट तो होने लगी है। में आप ये कह सकते हैं कि तमाम नेता हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, पीयूष गोयल हैं, शहनवाज हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, तमाम ऐसे नेता बीजेपी के हैं, सुमित्रा महाजन हैं, बहुत वरिष्ठ नेता। मनोज जी, अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी जो अब एनडीए का हिस्सा है, उसे कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए? देखिए अभी तो जैसी जानकारी आ रही है उसके अनुसार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं वो कांटे के संघर्ष में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। पहले तो पासवान की पार्टी कितनी जीत के आती है सीटें, अगर ज्यादा सीटें जीत के आएगी तो वो गठबंधन उतना ही ज्यादा दावा करेगा मंत्रालय पे। तो सब कुछ जो है वो परिणाम पे निर्भर है। अभी हम सिर्फ एक खाका खींच सकते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अटकल कर सकते हैं हम लोग। तो अटकलों के आधार पे सरकारें नहीं बनती, सरकारें बनती हैं कि जब परिणाम सामने आ जाएं। अटकलों के आधार पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, अंकों पर ही सरकार बनेगी। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से इस सुखबुगाहट बीजेपी के अंदर खाने शुरू हो ही गई है, क्या इसे बीजेपी का अति उत्साह माना जाए? आप कह सकते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो अति उत्साह में हैं, और कहीं ना कहीं देखिए अगर चर्चा भी शुरू हुई है राजनीतिक गलियारों में, तो स्वाभाविक बात है किसी भाजपा के नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहीं कुछ कहा होगा कि अगर सरकार बनेगी तो मैं ये बनूंगा, तो वहां से चर्चाएं निकल आती हैं। या गॉसिप क्या होगा कि अगर सरकार बन गई तो फलाना ये बनेगा, फलाना ये बनेगा। लेकिन जब तक परिणाम ना आ जाए और अधिकृत रूप से कोई चर्चा पार्टी में ना हो जाए, तब तक ऐसी चर्चा मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक बेईमानी होती है। लेकिन मनोज जी, बीजेपी ने ये तो तय कर दिया है कि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2014 की जब तस्वीर लोकसभा चुनावों की साफ हो जाएगी तो लाल कृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका होगी? देखिए आडवाणी जी की भूमिका क्या होगी, मुरली मनोहर जोशी की भूमिका क्या होगी, राजनाथ सिंह की भूमिका क्या होगी, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली की भूमिका क्या होगी? नहीं, लेकिन आडवाणी को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व पीएम इन वेटिंग है, क्या होगी? हाँ बिल्कुल, मुझे जिस प्रकार की जो चर्चा हो रही है उसमें ऐसा एक माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शायद ही मंत्री बने। अब आडवाणी का कद इतना बड़ा है संगठन से या कहें राजनीति का इतना लंबा अनुभव आडवाणी जी के पास है कि वो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए तो मंत्रिमंडल में रहेंगे नहीं। तो हो सकता है आडवाणी जी की भूमिका जैसे सोनिया गांधी की यूपीए चेयरपर्सन के रूप में भूमिका है, हो सकता है एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आडवाणी जी की भी कोई ऐसी भूमिका हो। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से हम 2004 से लेकर अब तक 10 साल हैं, 10 साल में बीजेपी भी काफी बदल गई है। कई चेहरों को बड़ा कर दिया गया है, उनके कद बढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी के करीबी कई लोग हैं जिनका 10 साल पहले राजनीति में कोई खास वजूद नहीं था, अब वो उनका कद बढ़ गया। उन लोगों की क्या भूमिका? अनूप, बिल्कुल आपने ये सही सवाल, अमित शाह है, स्मृति ईरानी है, कई चेहरे हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया अनूप ये। और जिस प्रकार से अभी हमने बीजेपी के टिकट बंटवारे को देखा, बीजेपी पिछले संगठन के बदलाव को देखा, जो पीढ़ीगत बदलाव बीजेपी में हुआ है, वही झलक हमको अगर सरकार बनती है बीजेपी की, एनडीए की, उसमें भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बहुत से बुजुर्ग मंत्री ही ना बने और कई युवा चेहरे उस मंत्रिमंडल में शामिल हों, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपना एक कार्य करने की शैली है। राजनाथ सिंह अभी कह चुके हैं कि अगर सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। राजनाथ सिंह के अपने बारे में कहा है कि उनके लिए पद कोई महत्व नहीं रखता, वो चाहे संगठन में रहें या सरकार में रहें। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि जो पार्टी कहेगी वो दायित्व निभाएंगे।
लेकिन मनोज जी, क्या इन संभावनाओं से इनकार हाँ, किया? मैं अनुपेक्षित बता दूं, ऐसे अरुण जेटली के बारे में चर्चा उड़ाई अकाली दल ने, बिल्कुल, कि उप प्रधानमंत्री के लिए। अगर मोदी सरकार बनी तो अरुण जेटली उप प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी सुषमा स्वराज जी के बारे में मध्य प्रदेश से खबर आई कि सरकार बनी तो सुषमा स्वराज उप प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं, वो जो सहयोगी दल होते हैं, जो आसपास के समर्थक होते हैं, वो भी चर्चा करने लगते हैं। हो सकता है जो नेता है वो नहीं सोच रहा हो, लेकिन उसके समर्थक सोच रहे हो। लेकिन मनोज जी, आप किस भूमिका में देखते हैं? अगर भविष्य में सरकार बनती है, 16 के बाद तस्वीर साफ होती है, तो जेटली जो राज्यसभा में विपक्ष नेता रहे और सुषमा स्वराज लोकसभा में, तो इनकी क्या भूमिका देखते हैं आप अगर बीजेपी की सरकार बनती है? देखिए, ये लोग बहुत पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से अगर मोदी सरकार बनेगी तो उसमें अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की, राजनाथ सिंह की, उसके गठन में, उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और जितना मैं इन लोगों के उसमें रहा हूं, टच में रहा हूं, जितना मैं जानता हूं सुषमा जेटली को, ये लोग मंत्री पद के लिए वो करने वाले नहीं है। लेकिन सरकार बनेगी तो इन जैसे सरकार बनेगी तो वरिष्ठ नेताओं की लोगों की भी मोदी जी को पड़ेगी बड़ी भूमिका होगी कहीं ना कहीं। अगर 16 के बाद जो तस्वीर साफ होगी और अगर एनडीए के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो जो वरिष्ठ नेता है पार्टी का, उनका भी कद बढ़ेगा और एक जिम्मेदारी उनको भी मिलेगी। चर्चा जारी है, रुकेंगे एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 14 के चक्रव्यूह में कि 16 तारीख के बाद, 16 मई के बाद जो तस्वीर साफ होगी 16वीं लोकसभा की, उसमें किसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार बनेगी उसमें संभावित जो चेहरे होंगे मंत्रालयों के, वो कौन कौन हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा साहब लगातार बने हुए। मनोज जी, अभी तक हमने बीजेपी की बात की, एनडीए की बात की, अगर बात करें तीसरे मोर्चे की, जिसको कांग्रेस भी कह रही है कि जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का बयान आया था कि तीसरे मोर्चे को हम समर्थन दे सकते हैं, तो अगर तीसरा मोर्चा सरकार पर काबिज होता है तो उसकी कैसी तस्वीर आप देखते हैं? उसमें तो नेता और नीति दोनों की अभी कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार बनाने की जो चर्चा शुरू हुई है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी शुरू हुई कि अगर भाई हमारी नहीं बनी तो हम तीसरे मोर्चे की सरकार बना देंगे, हम सेकुलर फ्रंट बना के सरकार बना लेंगे। हालांकि कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसका खंडन भी किया, उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस पार्टी तीसरे मोर्चे का समर्थन नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद कितनी सीटें जीतती है ये देखने वाली बात होगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी 100 से नीचे रहती है तो वो क्या तीसरे मोर्चे को समर्थन देगी या कैसा फ्रंट बनाएगी, वो एक अलग विषय है। अगर 140 सीटें कांग्रेस को मिली तो उसकी भूमिका बदल जाएगी कांग्रेस पार्टी की, तब सोच सकते हैं तीसरे मोर्चा खेल हो सकता है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सीटें कितनी आती हैं ये देखने की वाली बात होगी। जहां तक तीसरे मोर्चे की सरकार का सवाल है, अभी तक इस तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री ही तय नहीं है कि इसका नेता है कौन। मुलायम सिंह यादव है या नीतीश हैं या कौन देवगौड़ा हैं, कौन है कौन इसका नेता? समाजवादी पार्टी तो लगातार इस बात को कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे,
तीसरे मोर्चे की और नेताजी जो है तीसरे मोर्चे के नेता जो भी बनेंगे। पार्टी चुनाव लड़ती है उसके नेता दावा करेंगे कि हमारी सरकार लेफ्ट तो बनेगी। ये दावा नहीं कर रही है, लेकिन लेफ्ट जो इसकी पूरा जिसने खाका ही खींचा है तीसरे देखिए मोर्चे का। लेफ्ट की राजनीति जो मैं देखता हूं पिछले 2-2.5 दशकों से, तो लेफ्ट वाले गैर कांग्रेस गैर भाजपा का कैसे खेल बिगाड़ के तीसरा मोर्चा बनाया जाए, उनकी राजनीति इसमें ज्यादा रहती है। उन्होंने ज्योति बाबू तक को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो इसलिए लेफ्ट का खेल तो ये रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार ना बना सके तो बीजेपी की बनने मत दो, और सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक कोई तीसरा मोर्चा या कोई जो भी नाम रख लो उस मोर्चे का, वो बना के खेल कर लो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा मोर्चा अपना नेता तो तय करता पहले, इसका कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। तो जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है तो अगली सरकार जो बनेगी किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, कौन उस सरकार में शामिल होगा, कौन बाहर होगा। मनोज जी, सवाल यही है, आपको क्या लगता है तीसरे मोर्चे का जो विचार है, इस विचार को चेहरे की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ये चेहरा आएगा कैसे और इसका पैमाना क्या होगा इस चेहरे का? देखिए तीसरे मोर्चे में कई नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे को अपना नेता नहीं मानने को तैयार और वो कहते तो हैं ये कि चुनाव बाद तय कर लेंगे, चुनाव के बाद इसलिए तय कर लेंगे कि जिसकी जितनी सीटें आएंगी वो उसके हिसाब से जोड़ तोड़ करेगा। मान लीजिए मुलायम सिंह की 15 सीटें आई तो मुलायम सिंह कहां प्रधानमंत्री पद का दावा करेंगे? अगर मुलायम सिंह की 50 सीटें आई तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह का तीसरे मोर्चे में कद बढ़ेगा। अब देवगौड़ा की कितनी सीटें आती हैं, नीतीश कुमार खुद कितनी सीटें जीतते हैं, नवीन कुमार कितनी सीटें जीत के आते हैं। अच्छा, इस तीसरे मोर्चे से जयललिता जो एक बड़ा खिलाड़ी हो सकती थी वो बाहर हो चुकी हैं। ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे को भाव नहीं दे रही हैं। ममता और जयललिता मिलकर एक नए मोर्चे की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले ये मोर्चा तो स्पष्ट हो, तभी तो सरकार की बात हो। लेकिन ये सरकार की जो बातें अभी से राजनीतिक दलों ने शुरू की है और उसके आधार पे जो राजनीतिक गलियारों में सरकार में कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, जो शुरू हुई है ये चर्चा, ये मुझे लगता है अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है। लेकिन और मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा इसलिए भी होती है चुनाव के दौरान ताकि हर दल अपने मतदाताओं को लुभा सके, और इसके आधार पर कि भाई देखो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या नीतीश कुमार बनने वाले हैं, या देवगौड़ा बनने वाले हैं, उसके आधार पे अपने अपने राज्यों में या अपने अपने समर्थक वर्ग में अच्छी सीटें हासिल कर सकें। यह भी एक राजनीतिक दांव होता है कि सरकार हम ही बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार हम ही बना रहे हैं, और शायद इसीलिए बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। बाकी ना कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, ना तीसरे मोर्चे का कोई चेहरा सामने आया। इसीलिए अनूप, जो बीजेपी में जो हम चर्चा कर रहे हैं आज की सरकार बनाने की बात हो या उस सरकार में कौन मंत्री बनेगा, कैसा उस सरकार का स्वरूप होगा, इसलिए बीजेपी को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है राजनीतिक गलियारों में अभी से, क्योंकि लग रहा है कि भाई तीसरे मोर्चे का नेता स्पष्ट नहीं। कांग्रेस के नेता, अधिकांश नेताओं ने पहले ही अपनी हार मान ली है, वो तीसरे और चौथे फ्रंट की बात करते हैं या कोई और बयान दे देता है, तो कांग्रेस के भीतर ही मतभेद है। बिल्कुल। तो बीजेपी का नेता भी स्पष्ट है और बीजेपी का गठबंधन और जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी की एक बढ़त दिखाई दे रही है। अब यह बढ़त परिणामों में कितनी बदलेगी यह 16 मई को पता लगेगा। लेकिन मनोज जी, अगर जिस तरीके से हम जो तीसरे मोर्चे में भी शामिल नहीं, जो किसी भी मोर्चे में शामिल नहीं, जो फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी और जयललिता की बात की जाए, अगर बीजेपी को इनके समर्थन की जरूरत पड़ती है, बीजेपी 200 के आसपास ही रहती है, तो इनकी शर्तें क्या हों? क्योंकि केंद्र में मंत्री पद लेना तो इनकी अभी कोई शर्त, ऐसी संभावित शर्त तो नहीं हो सकती। देखिए, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर। देखिए अनूप, पिछले 2 दशकों में देश की राजनीति बहुत बदली है। बिल्कुल। और हर सरकार के निर्माण में एक एक सीट का और एक एक सदस्य वाले दल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी है, क्योंकि एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। बिल्कुल। इसलिए पहले एनडीए जो या नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि दिल मांगे मोर या 300 सीटें हम जीतेंगे, वो इसीलिए कह रहे हैं कि हम बीजेपी और एनडीए प्लस मिलकर 300 सीटें जीतें, ताकि ना ममता की जरूरत पड़े ना जयललिता की पड़े। जब बीजेपी स्वयं इतनी सीटें जीत लेगी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चूंकि आपने पूछा ममता और जयललिता की भूमिका, तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है वो अगर 250, 160, 260 सीटें जीतता है लगभग के आसपास, उसके आसपास, तो मुझे लगता है कि जयललिता, नवीन पटनायक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो बीजेपी को समर्थन देने के बारे में उदार हृदय से सोच सकते हैं। मनोज जी, एक और सवाल इसमें जो है, अगर आम आदमी पार्टी की चर्चा न की जाए तो ये बड़ा बेमानी होगा। आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि 50 से के करीब हम लोग सीटें जीत रहे हैं, तो कुछ सीटें अगर वो भी जीत लेती है तो उसका रुख क्या होगा संसद में, वो किसकी तरफ मुड़ेगी? अब देखिए, जहां तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव परिणाम आए थे और एकाएक जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता का प्रमुख
दल बन के उभर के सामने आई और 28 विधानसभा सीटें उन्होंने जीती। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनवाई, या कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप लेकर केजरीवाल ने सरकार बनाई, वो भी एक प्रयोग देखा है देश ने। अब लेकिन जहां तक जो मेरी जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, जितना मैं घूम के देख रहा हूं चुनाव को, मुझे ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी को कोई बहुत अधिक सीटें लोकसभा चुनाव में मिलने वाली हैं जो चाबी उनके पास सत्ता की रहे। हालांकि चुनाव वो लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी ने एक चमत्कार दिल्ली में किया है, तो उस चमत्कार के आधार पर वो 16 मई तक ये दावा कर सकते हैं कि हमें 50 सीटें जीत रहे हैं, हम 100 सीटें जीत रहे हैं। जो तस्वीर है वो 16 मई के बाद ही साफ होगी। 16 मई को जब लोकसभा की 16वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी, तभी पता चलेगा कि केंद्र की सत्ता पर आखिर कौन काबिज होता है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे 14 के चक्रव्यूह में एक नए मुद्दे के साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।